मतलब कहने का ये हुआ कि इंफॉर्मेशन से कलेक्शन से लेके उसके बीच के सारे प्रोसेस से लेके लास्ट का प्रोसेस जो होता है डिस्ट्रीब्यूशन का, वहां तक तो हम लोग क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जब पढ़िएगा तो आपको मैं बोल रही हूँ मैसेज मत भेजिए, डिस्टर्ब होइएगा आप लोग खुद। मैंने कहा 2 मैसेज ही आना चाहिए। फर्स्ट मैसेज ये करिए कि नहीं समझ में आ रहा है, और दूसरा मैसेज ये करिए कि आवाज नहीं आ रही है। और ये सब बाकी सब लिंक क्यों भेज रहे हैं आप लोग? तो ये हो गया आईटी। ये आईटी क्या होता है? अब आईटी का यूज क्या है, क्यों मुझे आईटी पढ़ना है, क्यों मुझे आपको आईटी पढ़ाना है, आपको पढ़ना है, क्या जरूरी है आईटी का? तो हम लोग जानते हैं कि आज जो है वर्तमान का जो समय है, कोई भी सेक्टर अछूता नहीं आईटी से। किसी भी सेक्टर में चले जाइए, चाहे वो सेक्टर हमारा एजुकेशन का हो, चाहे वो सेक्टर हमारा प्रोफेशनल हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे हमारा गवर्नमेंट सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर बिना आईटी की नहीं है आज। ऐसा मैम मेरे पास पेपर 6 का बुक थ्रू या एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। मैं जब मैसेज करने मना कर रही हूँ, आप लोग किए जा रहे, करिए, फिर आप ही डिस्टर्ब होइएगा। तो एक भी सेक्टर ऐसा नहीं है जहाँ पे हमने आईटी का यूज नहीं करते हैं आज के डेट में। प्रत्येक सेक्टर में कहीं भी देख लीजिए आईटी का यूज है। अब लाइब्रेरी में आईटी का क्या यूज है? लाइब्रेरी में हमें आईटी क्यों पढ़ना है? तो लाइब्रेरी में आपने जब पेपर 4 पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि जो लाइब्रेरी में हम लोग कैटलॉग बनाते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, तो वो कैसे करते हैं? आज हम लोग कैटलॉग बनाने की जो परंपरा जो थी, पहले आपने फिजिकल फॉर्म पढ़ा होगा पेपर 4 में, आपने पढ़ा होगा कि आप पहले क्या करते थे, लाइब्रेरी में कैटलॉग कैसे बनता था? प्रिंटेड बुक फॉर्म में बनता था, कार्ड फॉर्म में बनता था। लेकिन आज के डेट में कैटलॉग हम कहाँ तैयार कर रहे हैं? मार्क पे तैयार कर रहे हैं, मार्क को यूज कर रहे हैं। हम लोग आज घर बैठ के किसी भी लाइब्रेरी का मेंबरशिप लेकर हम क्या कर सकते हैं, उसके कैटलॉग को देख सकते हैं, उसके कैटलॉग को एक्सेस कर सकते हैं। उस आपने पढ़ा होगा ओपेक के बारे में, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉगिंग के बारे में पढ़ा होगा, और आपने उसमें देखा होगा कि आप घर बैठे क्या कर सकते हैं, किसी भी लाइब्रेरी का मेंबरशिप लेकर उसके कैटलॉग को देख सकते हैं। यह देख सकते हैं कि लाइब्रेरी में कौन कौन सी बुक मौजूद है और हम कौन कौन से बुक को पढ़ा जा सकता है। तो ये किसकी देन है? आईटी की देन है। आईटी की वजह से ही पेज नंबर मैं फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रही हूँ आपको, फर्स्ट चैप्टर पेपर 6 का पहला चैप्टर पढ़ा रही हूँ, फर्स्ट यूनिट पढ़ा रही हूँ मैं। पेपर 6 खोलिए और फर्स्ट यूनिट देखिए। फिर हमने देखा, आपने पढ़ा होगा इंफॉर्मेशन सर्विसेज पढ़ा होगा, पेपर 5 में आपने इंफॉर्मेशन सर्विसेज पढ़ा होगा, और उसमें 2 बुक है, एक प्रैक्टिकल है, एक थ्योरी है। थ्योरी पढ़ा रही हूँ मैं, थ्योरी की क्लास है ये। आप लोग एक बार अच्छी तरह से सुन लीजिए कि मैं पेपर 6 में थ्योरी का पेपर ले रही हूँ। अब उसमें भी चैप्टर 1 जो है आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसकी क्लास ले रही हूँ, ठीक है। तो फिर आपने ये भी पढ़ा होगा, जब पेपर 5 में आपने देखा होगा, तो पेपर 5 में आपने पढ़ा होगा कि इंफॉर्मेशन सर्विसेज दी जाती है लाइब्रेरी के थ्रू। तो इंफॉर्मेशन सर्विस का बदलता हुआ रूप भी पढ़ा होगा कि पहले डीडीएस सर्विस दिया जाता था, डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस जिसे कहते हैं, कि यूजर ने अगर डॉक्यूमेंट की डिमांड की तो उसे या तो फोटोकॉपी उसकी दी जाएगी, या तो कभी कभी मूल पर लेख भी दिया जाता था, तो वो उनको प्रोवाइड किया जाता था। लेकिन अब
अब लेकिन क्या सा समय आ गया, EDDS का, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस। अब यूजर को इलेक्ट्रॉनिक रूप से हम लोग क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। आपने पेपर 5 में पढ़ा होगा रेफरेंस सर्विस। अब IT आ गया। मैं अभी क्या बता रही हूँ आपको, IT का यूज कैसे हो रहा है लाइब्रेरी में। अब आप पहले रेफरेंस सर्विस पढ़ा होगा आपने पेपर 5 में, तो रेफरेंस सर्विस सभी वाकिफ होंगे, सबको पता होगा कि रेफरेंस सर्विस मतलब क्या होता है। तो अब वो रेफरेंस सर्विस क्या हो गया, अब वो रेफरेंस सर्विस क्या हो गया हमारा, ई रेफरेंस सर्विस आ गया। वो रेफरेंस सर्विस क्या हो गया, ई रेफरेंस सर्विस हो गया, रियल टाइम रेफरेंस सर्विस हो गया। अब रियल टाइम रेफरेंस सर्विस हम लोग देने लगे बाय कंप्यूटर, बाय ऑनलाइन हम लोग क्या देने लगे, रेफरेंस सर्विस। पहले लाइब्रेरी में जाके क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब बाय मेल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और वहाँ पे जो रेफरेंस लाइब्रेरियंस होंगे, जो टीम होगी उनके, उन सारे मेल को कलेक्ट करेंगे और उन सारे मेल को देखकर वो आंसर दिया जाता था। मतलब मैं ये कहना यहाँ पे ये चाह रही हूँ कि आज के डेट में, वर्तमान समय में, अब लाइब्रेरी क्या हो रहा है, ऑटोमेटेड हो रहा है। लाइब्रेरी पूरी तरह से, अब लाइब्रेरी पूरी तरह से क्या हो रही है, कंप्यूटर के यूज के तरफ प्रेरित हो रही है। मतलब कंप्यूटर का यूज ज्यादा से ज्यादा किया जा रहा है। हमने लाइब्रेरी को अगर हम देखें तो लाइब्रेरी को लाइब्रेरी के रूप में भी देखा, लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस के रूप में भी देखा, और आज के डेट में डिजिटल लाइब्रेरी के रूप में भी हम देख रहे हैं लाइब्रेरी को। और इसी लाइब्रेरी को हम लोग लाइब्रेरी ऑटोमेशन के रूप में, डिजिटल लाइब्रेरी के रूप में, हम लोग क्लाउड बेस्ड लाइब्रेरी के रूप में देख रहे हैं। तो ये सब क्यों है, क्योंकि लाइब्रेरी में IT आया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आया, इसलिए लाइब्रेरी का ये स्वरूप, ये रूप आज चेंज हुआ है। तो ये हो गया लाइब्रेरी में यूज। आप इस यूज, अब आपसे पूछ ले कि IT का क्या यूज है, स्पेसिफिक नहीं, देखिए लाइब्रेरी में, अगर लाइब्रेरी के किसी भी सेक्शन में जाइए और IT का यूज पूछे तो आप किसी भी सेक्शन में जाके बता सकते हैं। आपने सेक्शन पढ़ा होगा मैनेजमेंट में, लाइब्रेरी में कौन कौन सा सेक्शन, पेज नंबर कितना, मैं कितना बार बोलूं, पेज नंबर मेरे पास नहीं है, चैप्टर मैंने बता दिया कि चैप्टर एक यूनिट 1 है, 1 IT। पेपर 6 के यूनिट 1 में चैप्टर 1 जो IT का चैप्टर है वही है, पेज नंबर नहीं है मेरे पास। कहाँ पे थी मैं, चलिए आप लाइब्रेरी का अगर पूछ ले, लाइब्रेरी में पूछ ले यूजेस, तो मैंने बताया कि आपने सेक्शन पढ़ा होगा, बहुत सारा सेक्शन पढ़ा होगा लाइब्रेरी में। मैंने लाइब्रेरी मैनेजमेंट जब आपने पढ़ा होगा पेपर 2, तो उसमें आपने लाइब्रेरी सेक्शंस पढ़ा होगा। हाँ सर, वन मिनट में आ रही हूँ, ठीक है। वही यूनिट पढ़ा रहे हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, पढ़िए। चलिए, आवाज आ रही है आप लोग को, आवाज आ रही है ना, कोई एक मैसेज करके बता दीजिए आवाज आ रही है। यस हम, चलिए ठीक है। तो मैं कहाँ पे थी कि अगर क्वेश्चन ये करते आपसे कि लाइब्रेरी में IT का यूज क्या है, तो आपने जितने सेक्शन पढ़े हैं सारे सेक्शन में लाइब्रेरी का यूज है। हम लोग जान रहे हैं, अगर हम
बात करें सर्कुलेशन सेक्शन की, तो सर्कुलेशन सेक्शन में भी आज क्या आ गया है, टेक्नोलॉजी आ गया है, कंप्यूटर का यूज हो रहा है सर्कुलेशन सेक्टर में भी। वो कैसे, तो अब आप लोग लाइब्रेरी जाते हैं तो आप मैक्सिमम लाइब्रेरी में, अगर ऐसा कुछ कोई लाइब्रेरी हो सकता है जो अभी तक डिजिटाइज नहीं हुआ हो तो उसकी बात अलग है, लेकिन अगर मैक्सिमम लाइब्रेरी आजकल क्या हो गया है, सर्कुलेशन सेक्टर पे कंप्यूटर के थ्रू काम होने लगा है। अब रजिस्टर को हटा दिया गया है, अब वहाँ पे क्या आ गया है, कंप्यूटर आ गया है। कंप्यूटर में आपके प्रोफाइल को बनाया जाता है, आपके मेंबरशिप कार्ड को बनाया जाता है, आपका मेंबरशिप कितने दिनों का, ये सारा इंफॉर्मेशन, आपका नाम, मेंबरशिप की वैलिडिटी, आपने कोई बुक ली है वो सारा चीज, वो सारा इंफॉर्मेशन कंप्यूटर पे रहता है। इससे क्या होता है कि आपका सारा इंफॉर्मेशन कंप्यूटर पे है, आप बुक लेने के लिए गए तो आपकी मेंबरशिप को एक क्लिक में देखा जा सकता है। जो पहले क्या था कि फाइल रजिस्टर को ओपन करेंगे, फिर आपके नाम को ढूंढा जाएगा, फिर आप नाम मिलेगा, उसके बाद आपका सारा इंफॉर्मेशन देखा जाएगा। अब क्या है कि एक क्लिक करेंगे, अगर आपको किसी कॉलेज में किसी इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं और उस लाइब्रेरी का आपने क्या ले रखा है, मेंबरशिप, तो और वहाँ पे वो जो सर्कुलेशन सेक्शन का जो वर्क है वो कंप्यूटर के थ्रू हो रहा है, तो आपसे रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन उस कंप्यूटर में एडिट होगा, वो सारा दिया होगा। मैंने अपना नाम बता दिया था स्टार्टिंग में ही, शालिनी सिंह हुआ मेरा नाम, शालिनी सिंह हुआ। मुजफ्फरपुर राम दयालु सिंह कॉलेज में मैं एज ए गेस्ट लेक्चरर पढ़ा रही हूँ, ठीक है। आप लोग बिना बात का मैसेज मत कीजिए, नहीं तो आपकी क्लास डिस्टर्ब होगी, मैं आप लोग का आंसर देते रहूंगी और बार बार मैसेज आता है तो प्रॉब्लम होता है, माइंड उधर चला जाता है, इसलिए बार बार मैसेज मत करिए, आपकी क्लास डिस्टर्ब होगी। और अगर हम सर्कुलेशन की बात हो गई, अगर हम चले जाएं टेक्निकल सेक्शन में, तो मैंने अभी कहा है कि मार्क कैटलॉगिंग हम किस पे करते हैं, मार्क पे करते हैं, मार्क के फॉर्मेट पे करते हैं। मार्क जो ISO 2709 आपने पढ़ा होगा, मार्क क्या है, एक मशीन रीडेबल कैटलॉग कोड है और उसका फॉर्मेट क्या है, ISO 2709। अब हम लोग कैटलॉगिंग हाथ के थ्रू नहीं करके क्या कर रहे हैं, मशीन के थ्रू कर रहे हैं। और हम लोग सभी जानते हैं कि अगर किसी काम को हाथ से ना करके मशीन से किया जाए तो वो तेजी से होता है। ये बात आपको समझाने की हमको आवश्यकता नहीं है, ये सभी इस बात से सभी लोग परिचित हैं। अगर आप चले जाइए एक्विजिशन सेक्शन में, एक्विजिशन विभाग में, तो वो भी, उसमें भी कंप्यूटर का यूज हो रहा है। सर्कुलेशन सेक्शन में जाइए, उसमें भी कंप्यूटर का यूज हो रहा है। मतलब आपको क्या हो रहा है कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहे हैं डिजिटाइजेशन के लिए। सॉफ्टवेयर आप पढ़िएगा, जब आगे पढ़िएगा तो आप जानिएगा डिजिटाइजेशन का सॉफ्टवेयर है। फिर हमारा और आगे पढ़िएगा तो आप रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर के बारे में जानिएगा, आप इंफॉर्मेशन रिट्राइवल सॉफ्टवेयर के बारे में जानिएगा। अब सारा काम क्या हो रहा है, सॉफ्टवेयर ग्रुप के लिए अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाए जा रहे हैं ताकि लाइब्रेरी का काम ईजी टू हो जाए, ईजी टू एक्सेस हो जाए, ईजी। एक तो लाइब्रेरी का काम ईजी हो जाए और एक दूसरा सॉफ्टवेयर क्या है, इंफॉर्मेशन रिट्राइवल का सॉफ्टवेयर। ये किससे यूज होगा, यूजर के लिए। यूजर क्या कर सकते हैं, उन सारे इंफॉर्मेशन रिट्राइवल सॉफ्टवेयर के थ्रू इंफॉर्मेशन को आसानी से रिट्राइव कर सकते हैं, इजी टू यूज कर सकते हैं, इजी टू एक्सेस कर सकते हैं। कहीं पे भी किसी भी जगह पे किसी भी स्थान पर बैठकर आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं अगर आपने किसी भी लाइब्रेरी का मेंबरशिप ले रखा है तो ये हो गया लाइब्रेरी में IT का यूज। ऐसे तो अगर हम बोलने जाए तो बहुत यूज है IT का लाइब्रेरी में। आप प्रत्येक सेक्शन में आप खुद से डिफाइन कर सकते हैं। मैनेजमेंट में आपने सेक्शन पढ़ा है, सारे सेक्शन में खुद से डिफाइन करिए, देखिए कितना यूज है। उसके बाद अगर हम एजुकेशन के क्षेत्र में आ जाए तो सबसे पहला IT का यूज तो अभी प्रेजेंट में हम लोग जो, मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ और आप पढ़ रहे हैं, क्या इससे बेहतर कोई एग्जाम्पल हो सकता है? आज क्यों कर पा रहे हैं, मैं आपको क्यों पढ़ा पा रही हूँ यहाँ बैठकर, क्या कारण है? IT। इसका योगदान किसका है? साउंड आ रहा है सबको क्या भाई? साउंड नहीं जा रहा है क्या? साउंड प्रॉब्लम हो रहा है क्या किसी को? साउंड प्रॉब्लम हो रहा है? साउंड की प्रॉब्लम हो रही है किसी को? चलिए ठीक है। तो ये तो आपका हो गया कि यहाँ पे तो एजुकेशन में तो मैंने अभी हमारे सामने ही एग्जाम्पल है।
एजुकेशन का तो सबसे एग्जाम्पल है कि अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं, आप सब अपने अपने घर में कोई लेटे हुए हैं, कोई बैठे हुए हैं, कोई खड़ी है, कोई कैमरा छोड़ के भाग गई है, क्लास छोड़ के अलग चली गई है, रख के चली गई है सिर को। तो ये क्यों हो पा रहा है? क्लास में लॉगिन कर लिया 2-3 लोगों ने और वो नहीं है, नहीं दिख रहे हैं। तो ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों क्यों हो रहा है? किसकी देन है? आईटी की देन है कि आज आप लोग कहीं से भी बैठकर आप लोग क्लास कर पा रहे हैं। और भी एजुकेशन में पीडीएफ फॉर्मेट, ठीक है। आप एजुकेशन के क्षेत्र में अगर देखते हैं कि आईटी का क्या यूज है, तो सबसे पहला ये है कि हम कभी बुक फॉर्म पढ़ा करते थे, बुक के रूप में पढ़ा करते थे, किताबों के रूप में हमने कभी नॉलेज ग्रहण किया है। लेकिन अब हम क्या लेते हैं, ई बुक देखते हैं, उसको ई फॉर्मेट में ले सकते हैं, ई बुक के रूप में डेवलप कर सकते हैं। आज हम एक सर्च से अगर हमारे पास बुक नहीं है तो हम एक सर्च से हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे आउटपुट मिल जाते हैं, बहुत सारे रिजल्ट मिल जाते हैं। कोई भी हमारे दिमाग में कोई भी क्वेरी आती है तो वैसे ही हम क्या करते हैं, गूगल पे सर्च मारते हैं। अगर हमारे पास उससे रिलेटेड नोट्स नहीं है, किसी टॉपिक से रिलेटेड, तो हम आजकल गूगल पे सर्च मारते हैं और वो बहुत सारे रिजल्ट दे देता है। आपके लिए एजुकेशन के लिए बहुत सारे डेवलप भी किए गए हैं, जैसे कि हमारा ईपीजी पाठशाला हो गया, ई ज्ञान कोश हो गया। इसमें क्या है, सारे एजुकेशन से रिलेटेड, जिस भी क्षेत्र से रिलेटेड है उस क्षेत्र के मटेरियल आपको प्रोवाइड किए जा सकते हैं, है ना? क्या है, कुछ क्वेश्चन है क्या? वो हाँ, क्या बोलिए, लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, आवाज नहीं आएगी, क्वेश्चन लिखिए, क्या क्वेश्चन है? सुमन शेखर क्या पूछ रहे हैं, पूछिए। तो ये एजुकेशन में हो गया कि हमने ई बुक आ गया हमारे पास, इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स आ गया हमारे पास। एक सर्च में हम लोग कुछ भी अपने टॉपिक से रिलीवेंट, जो हमारे टॉपिक से मिलता जुलता, अगर हमको कुछ सर्च करना होगा तो हम सर्च कर सकते हैं। गवर्नमेंट के द्वारा, इंस्टीट्यूशन के द्वारा बहुत सारे, जैसे इनफ्लिपनेट हो गया, इनफ्लिपनेट ने क्या किया है, ईपीजी पाठशाला का निर्माण किया है। वहाँ पे आप जाके किसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ सर्च कर सकते हैं। मैं आप क्वेश्चन बताकर डिस्कस करें। मैं बता रही हूँ कि आईटी का यूज, जैसे लाइब्रेरी में मैंने बताया, हो सकता है स्पेसिफिक नहीं पूछे कि लाइब्रेरी में ही, आपसे पूछ ले आईटी का यूज क्या है सोसाइटी में। तो सोसाइटी का जो भी सेक्टर दिखे, मैंने पहले ही कहा कि सोसाइटी का जो भी सेक्टर दिखे, सारे सेक्टर में आईटी है। आप किसी भी सेक्टर में देख लीजिए, एजुकेशन में देख लीजिए, प्रोफेशन में देख लीजिए, डॉक्टर, अगर आप डॉक्टर के प्रोफेशन में जाइएगा तो आईटी, इंजीनियरिंग में तो इंजीनियरिंग तो पूरा आईटी पे ही बेस्ड है। कोई पुस्तकालय सॉफ्टवेयर तो हमारा ई प्रिंट्स हो गया, हमारा सोल हो गया, हमारा क्या कहते हैं, ई प्रिंट हो गया, ग्रीन स्टोन हो गया, सोल हो गया, ई ग्रंथालय हो गया। ये सारा पुस्तकालय सॉफ्टवेयर है। जब हम लोग सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, अभी ये सब क्वेश्चन क्यों करें, अभी मैं पढ़ा रही हूँ आईटी का यूज पढ़ा रही हूँ, उसके बाद जब सॉफ्टवेयर में जाएंगे तो सारा सॉफ्टवेयर पे भी डिस्कशन करेंगे। आप आईटी के यूज को किस किस सेक्टर में आप कर सकते हैं, तो जितना सेक्टर है, कोई भी सेक्टर अछूता नहीं है। एजुकेशन के क्षेत्र में मैंने बता दिया कि कभी हम लोग क्या करते थे, किताबों का यूज क्या करते थे, किताबों से पढ़ते थे और किताबों में जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, जो इन्फॉर्मेशन है, वहीं तक हम लोग सीमित रह जाया करते थे। लेकिन अब क्या है कि अगर हम किताब को पढ़ रहे हैं और किताब को पढ़ते पढ़ते हमको डाउट हो गया कि अरे ये चीज क्या लिखा हुआ है किताब में, चाहे कोई वर्ड जो हमको नहीं समझ में आता है, आप बहुत सारा हिंदी टफ वर्ड मिल जाता है, बहुत सारा इंग्लिश टफ वर्ड मिल जाता है, तो आप क्या करते हैं, मोबाइल में एक सर्च मारा आपने और इंग्लिश तो हिंदी कर लिया, अगर इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो हिंदी किया, अगर हिंदी में प्रॉब्लम है तो इंग्लिश किया। तो किसकी देन है, आईटी की ही देन है। ये हमारा एजुकेशन में हो गया। एग्रीकल्चर में चले जाइए, इकोनॉमी में चले जाइए, हमारा जो समाज में चले जाइए कि समाज में क्या है, तो आप अगर एग्रीकल्चर में देखते हैं तो आज एग्रीकल्चर का आप डेवलप, क्या लिख रहे, कोई ऐप है प्लीज बताएं।
ई ज्ञान कोश, आप एग्रीकल्चर में चले जाइए तो एग्रीकल्चर में आप देखते हैं आप पूरा पंजाब, अगर पंजाब जाते हैं जो कि एग्रीकल्चर का एरिया है, वहाँ पे आप देखिएगा कि कितना डेवलपमेंट हुआ है आईटी की वजह से। एक समय था हमने क्या किया, हल से खेतों को क्या करते थे, जुताई होता था हल से, और पानी के लिए सिंचाई खुद मैनुअल रूप से किया जाता था, किसी इंसान के द्वारा किया जाता था, फसल की कटाई इंसान के द्वारा की जाती थी। लेकिन आज इंफॉर्मेशन और आईटी की वजह से ही ये डेवलपमेंट हो पाया है। हम लोग कौन सी सोसाइटी में जी रहे हैं, इंफॉर्मेशन की सोसाइटी में जी रहे हैं, और इसी इंफॉर्मेशन को जब कलेक्शन किया जाता है, डेवलपमेंट स्टोरेज किया जाता है और डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, वही तो आईटी है। और जब आप एग्रीकल्चर में जाइएगा तो एग्रीकल्चर का शुरू देखिए कि कैसे, पहले तो भाई खेत में क्या होता था, हल चलता था, हल तो सबने देखा होगा, हल से खेत की जुताई होती थी, सबको पता है, सबने देखा होगा। उसके बाद क्या देखा गया कि ट्रैक्टर्स आए, अब और ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। अब कटाई के लिए भी मशीन आ गया, अब गेहूं को वहीं पे काट दिया जाता है, वहीं पे क्या हो जाता है, गेहूं तैयार हो जाता है, उसका भूसा अलग गेहूं अलग, कटते कटते ही। तो ये सब किसका देन है, टेक्नोलॉजी का देन है। और किसी भी सेक्टर में जाइए, कोई सेक्टर ऐसा नहीं है जो टेक्नोलॉजी से अछूता है। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि टेक्नोलॉजी का क्या यूज है, आप लोग को समझ में आ गया टेक्नोलॉजी का हमारे लाइफ में, हमारे समाज में, वर्तमान में लाइब्रेरी में क्या यूज है, सबको समझ में आ गया। टेक्नोलॉजी का डिसएडवांटेज क्या है, कुछ नहीं है, लेकिन तब भी आप लोग जानना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत, कि कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ तक अभी टेक्नोलॉजी नहीं पहुँच पाया है, क्योंकि उसके लिए एक व्यवस्थित नेटवर्क चाहिए, इंटरनेट चाहिए, लाइट चाहिए। अगर ये सब की असुविधा होती है तो नहीं पहुँच पाता है, और आप इसको मिसयूज करिएगा टेक्नोलॉजी को, साइबर क्राइम करने लगिएगा, तो वो सारा डिसएडवांटेज हो जाएगा। ऐसे तो अगर आप किसी चीज़ को सही से यूज कर रहे हैं तो वो कभी भी आपके लिए डिसएडवांटेज नहीं हो सकता है। जैसे ही आपने उसका यूज गलत कर, कोई भी चीज हो, अगर आपने उसको सही से यूज किया जिसके लिए वो बना है, अगर उसी टाइप से उसको यूज किया गया तो सही है, और जैसे ही आपने उसको मिसयूज करना स्टार्ट किया तो वो डिसएडवांटेज देने लगेगा। चाहे कुछ भी हो, कोई भी चीज हो, मोबाइल ही है, इसको अगर यूज कर रहे हैं सही से, अगर आप इसमें यूट्यूब चला रहे हैं, लेकिन यूट्यूब में आप देख रहे हैं अपने एजुकेशन से रिलेटेड, आप PLIS के स्टूडेंट हैं तो PLIS से रिलेटेड वीडियोस देख रहे हैं, क्वेश्चन देख रहे हैं, तो आपको ये यूज है। लेकिन आप यहाँ पे आपने मोबाइल खोला और फेसबुक में लग गए, आप इंस्टाग्राम चला रहे हैं, तो ये सब मिसयूज है। आप अगला क्या था, आईटी के कंपोनेंट, आप लोग को यूज समझ में आ गया, आईटी का यूज समझ में आ गया, सबको सब क्लियर है आईटी का यूज ऑफ आईटी। चलिए, तो अब आगे पढ़ना है आप लोग को आईटी के कंपोनेंट बोल लीजिए, फेसेट बोल लीजिए, या न्यू ट्रेंड बोल लीजिए। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आईटी क्या है, इसके कंपोनेंट बताइए, आईटी क्या है, इसके फेसेट बताइए, आईटी के न्यू ट्रेंड बताइए क्या है। कंपोनेंट मतलब एलिमेंट, हम कौन सा ऐसा माध्यम है, किस माध्यम से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ऐसा कौन सा माध्यम है, किस माध्यम से हम इसका यूज कर पा रहे हैं, वही हमारा कंपोनेंट हो गया, वही हमारा एलिमेंट हो गया। तो आपका एलिमेंट भी पूछ सकता है कि आईटी का एलिमेंट बताइए। 3-4 तरह से आपसे क्वेश्चन पूछता है, या तो एलिमेंट पूछेगा, या तो एलिमेंट पूछेगा, या तो कंपोनेंट पूछेगा, या तो फेसेट पूछ सकता है। इसी क्वेश्चन को, इसी एक क्वेश्चन के 4 नाम है, कंपोनेंट, फेसेट, एलिमेंट और न्यू ट्रेंड्स ऑफ आईटी। तो क्या है, आईटी को किन माध्यमों से हम दे सकते हैं, हम किन माध्यमों से यूज कर सकते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, आईटी कहा जाता है, आईटी का कंपोनेंट कहा जाता है। तो पहला क्या हो गया, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। पहला क्या हो गया, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर से सभी लोग वाकिफ हैं, ऐसा कोई भी यहाँ पे भी नहीं होगा जो कंप्यूटर से वाकिफ नहीं होगा, सभी लोग कंप्यूटर को जानते हैं, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से सभी लोग वाकिफ हैं। और हम लोग बचपन से ही
कंप्यूटर की एक परिभाषा हमने याद की है, हमने सुना है कि कंप्यूटर एक गणना करने वाली मशीन है या एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि गणना करती है। लेकिन आज के संदर्भ में कंप्यूटर का काम सिर्फ गणना करना नहीं है। आज का जो वर्तमान समय है इसमें सिर्फ गणना नहीं किया जाता है। आज हम कंप्यूटर के थ्रू क्या कर सकते हैं? आज आप लोगों को पता है, आज हम लोग कंप्यूटर का फिफ्थ जनरेशन यूज कर रहे हैं, जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की बात की जा रही है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की बात करने का मतलब क्या हुआ कि हम क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर में मानवीय समझ को डेवलप कर रहे हैं। मानव में जितनी समझ हो, हम चाह रहे हैं कि कंप्यूटर में भी उतना समझ आ जाए। उस जनरेशन में जी रहे हैं हम लोग। तो कंप्यूटर का आज के डेट में अगर परिभाषा देखिए, गणना करने वाली मशीन है, तो ये तो कंप्यूटर का बेइज्जती होगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें हम क्या करते हैं, डेटा का संश्लेषण करते हैं, डेटा का एनालिसिस करते हैं, इंफॉर्मेशन का कलेक्शन करते हैं, इंफॉर्मेशन का स्टोरेज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। उसी डिवाइस को हम लोग क्या कहते हैं, कंप्यूटर कहते हैं। और कंप्यूटर में कौन कौन से डिवाइस हैं? कंप्यूटर में क्या क्या जब तक मिलेगा नहीं तब तक कंप्यूटर बनेगा नहीं। तो सबसे पहले एक कंप्यूटर को बनने के लिए स्टोरेज डिवाइस चाहिए। सबसे पहले तो प्रोसेसिंग, स्टोरेज डिवाइस के बाद प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी चाहिए, उसमें प्रोसेस करने वाला होना चाहिए। तीसरा क्या होना चाहिए? उसके बाद क्या होना चाहिए? ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। ये सारा क्या होता है, कंप्यूटर में यूज होता है। तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में स्टोरेज डिवाइस है। सबसे पहले स्टोरेज डिवाइस की बात करते हैं। तो स्टोरेज डिवाइस क्या हो गया, जहाँ पे हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं, कलेक्ट करके रख सकते हैं, उसी को स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। और हम लोग जानते हैं स्टोरेज डिवाइस दो तरह का होता है। स्टोरेज डिवाइस मतलब मेमोरी मतलब पहला तो प्राइमरी मेमोरी और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में क्या आ जाएगा हमारा, तो प्राइमरी मेमोरी में हम लोग बोल सकते हैं कि रजिस्टर, कैश, रैम, रोम, ये सारा प्राइमरी मेमोरी का हिस्सा हो गया। और सेकेंडरी मेमोरी का हिस्सा कौन सा हो गया, तो जब हम एक्स्ट्रा जो लगाते हैं, एक्स्ट्रा कौन सा, CD, DVD, SSD, हार्ड डिस्क, ये सब क्या हो गया, सेकेंडरी मेमोरी हो गया। उसके थ्रू हम क्या करते हैं, डेटा को स्टोर कर सकते हैं। फिर प्रोसेसिंग यूनिट, तो हम लोग जानते हैं कि एक समय था जब प्रोसेसिंग यूनिट बहुत स्लो था, कंप्यूटर बहुत टाइम लेता था। धीरे धीरे हमने प्रोसेसिंग यूनिट को चेंज किया। पहले प्रोसेसिंग यूनिट में जो यूज किया जाता था उसको मैग्नेटिक टेप यूज किया जाता था। उसको हमने क्या किया, IC, इंटीग्रेटेड सर्किट के रूप में चेंज किया, ताकि प्रोसेसिंग का काम जो हो वो क्या हो, तेज हो। जो चिप हमने यूज किया उससे क्या हुआ, IC चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट का जो हमने यूज किया, फिर माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया, इससे क्या हुआ, प्रोसेसिंग का काम फास्ट हो गया। तो ये हो गया हमारा कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, जो कि IT का पहला कंपोनेंट था। दूसरा कंपोनेंट है, दूसरा हमारा ये समझ में आ गया सबको, क्लियर है? अगर किसी मैम कुछ हाईलाइट क्वेश्चन बता दीजिए IT से। अब देखिए हम पढ़ा रहे हैं जो वो समझ में आ रहा है कि नहीं, ये पहले बोलिए। ये सारा बात हाईलाइट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये सब कल भी मेरी क्लास होगी आप लोगों की IT की। कल लास्ट के 10 मिनट आपको इसी पे दे दूंगी। लेकिन अभी जो पढ़ा रही हूँ वो समझिए, और ये सोच के समझिए कि एग्जाम में ही आने वाला है ये सारा क्वेश्चन, तो समझने में भी मजा आएगा। और नहीं समझ में आए, आवाज कट रही है, फास्ट बता रही हूँ मैं। चलिए तब ठीक है, सबको समझ में आ गया, किसी को कोई प्रॉब्लम?
क्लियर है सबको कि आईटी क्या है, आईटी का यूज क्या है। आईटी का पहला कंपोनेंट हमने पढ़ा कि पहला कंपोनेंट कंप्यूटर है, और कंप्यूटर का अगर सिंपल में परिभाषा देना है तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिससे हम क्या करते हैं, गणना कर सकते हैं। लेकिन आज के परिवेश में, आज हम वर्तमान में 5th जनरेशन में जी रहे हैं, लेकिन इस परिभाषा से काम नहीं चलेगा। तो मैंने उसके बारे में बताया भी कि आपको क्या बोलना है। इसके बाद हम लोग दूसरा कंपोनेंट क्या है, दूसरा है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। दूसरा कंपोनेंट क्या है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या समझना होगा कि ये कम्युनिकेशन क्या होता है, ये कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। और आपके पीएलआईएस में हाँ कम्युनिकेशन नहीं है, तो चलिए कम्युनिकेशन क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। जिस माध्यम से क्या करते हैं हम, जो अपने विचारों को दूसरे के पास प्रेषित करते हैं, और इसमें जो भी प्रोसेसिंग होता है इस बीच में, उसी को क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। मतलब मैंने अपने विचार आपके पास रखा, आपने सुना और समझ लिया, ये पूरी प्रक्रिया क्या हो गई, हमारी कम्युनिकेशन की हो गई। और कम्युनिकेशन का बहुत सारा मॉडल बहुत सारे लोगों ने दिया है, तो उससे आपको मतलब नहीं है। आपको मतलब है कि इतना जान लेना कि कम्युनिकेशन में 3 चीज का होना आवश्यक है। नॉर्मल कम्युनिकेशन जो हो रहा है, जब टेक्नोलॉजी के थ्रू करेंगे तो वो अलग बात है। नॉर्मल कम्युनिकेशन जो हो रहा है उसमें 3 चीज का होना जरूरी है। पहले जहां से मैसेज आएगा, संप्रेषक जिसको बोलते हैं, संप्रेषक जिसको हम सोर्स भी बोल सकते हैं, जहां से हम मैसेज को भेज रहे हैं, पहला तो वो होना चाहिए। दूसरा चैनल, किस माध्यम से भेज रहे हैं, मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, मेरा माध्यम क्या है, इंटरनेट और ये कंप्यूटर। इस कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से मैं आपको मैसेज दे पा रही हूँ, इंफॉर्मेशन दे पा रही हूँ, पढ़ा पा रही हूँ, मेरा माध्यम तो यही है। तो दूसरा माध्यम होना चाहिए। और तीसरा रिसीवर। अब मैं आगे सिर्फ कंप्यूटर को बोलती तो, और कोई रिसीव करने वाला नहीं होता तो कोई वो कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होता। आप क्या है, रिसीवर हैं, आपने मेरे मैं जो मैसेज दे रही हूँ, मैं जो पढ़ा रही हूँ, आप उसको रिसीव करें। ये 3 कंपोनेंट हमेशा होते हैं, कोई भी मॉडल पढ़िएगा कम्युनिकेशन का। तो कम्युनिकेशन क्या होता है कि संप्रेषक के द्वारा जो मैसेज भेजा जाता है और रिसीवर द्वारा जो प्राप्त किया जाता है, उसी को कम्युनिकेशन कहते हैं। अब इसी कम्युनिकेशन में टेक्नोलॉजी आ गया। अब क्या हो गया, हम मैसेज को किसके थ्रू भेज रहे हैं, लोग मानने वाले नहीं। हेलो मैम, क्वेश्चन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज डिफरेंट। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर इज डिफरेंट। चलिए आते हम मैसेज। ये बहुत ज्यादा मैसेज कर रहा है, मैसेज को बंद करने का भी कुछ ये नहीं है। आप लोगों को मैं बता रही हूँ कि आप लोग कुछ सीख के जाना चाहते हैं आज, तो इतना मैसेज मत करिए, डिस्टर्बेंस होता है। इसमें क्या होता है कि इंपॉर्टेंट मैसेज आपका चला जाएगा। अगर मैंने कहा 2 ही मैसेज करिए, समझ में नहीं आता है तो वो बोलिए, मैं 10 बार समझाऊंगी, 20 बार समझाऊंगी। तो कम्युनिकेशन में जब हम टेक्नोलॉजी का यूज करने लगते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के टाइप्स हैं, हम किस किस टाइप से कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, कौन कौन किस किस जरिए से हम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कर सकते हैं। तो बोला इसमें माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी आ जाता है, इसमें सैटेलाइट टेक्नोलॉजी आ जाता है, इसमें फाइबर ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी आ जाता है। तो फाइबर टेक्नोलॉजी जो तार से जुड़ा हुआ है, तार। फाइबर टेक्नोलॉजी क्या होता है, एक बहुत ज्यादा शीशे को बहुत ज्यादा पतला करके एक तार बनाया जाता है, शीशे का ही रूप रहता है, उसको बहुत ज्यादा पतला करके तार बनाया जाता है, उसी को कहते हैं फाइबर टेक्नोलॉजी।
आवाज आ रही है? नेटवर्क चला गया था, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है सबको? चलिए ठीक है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था। ठीक है, चलिए। तो मैं क्या बता रही थी कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है उसके टाइप्स हैं। कौन कौन से टाइप्स हैं? तो पहला रेडियो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी या फाइबर, सैटेलाइट से भी वाकिफ है कि क्या किया जाता है सैटेलाइट में कि आर्टिफिशियल उपग्रह बनाकर भेज दिया जाता है ऊपर में, और वहाँ से वो क्या करता है सिग्नल देता है, और उसके थ्रू जो कम्युनिकेशन होता है उसको सैटेलाइट कम्युनिकेशन कहते हैं। इस और फिर हमारा हो गया रेडियो से भी सभी वाकिफ है रेडियो टेक्नोलॉजी से, कि रेडियो के द्वारा क्या किया जाता है कि दूर स्थित लोगों को कुछ समाचार प्राप्त हो जाता है ध्वनि के साथ। दिखाई तो देता नहीं है, रेडियो में दिखाने वाला तो है नहीं, सिर्फ बात करके बोल के समाचार दिया जाता है। आप गाना सुन सकते हैं, सॉन्ग सुन सकते हैं। ये सारा टेक्नोलॉजी क्या है? कम्युनिकेट करने के लिए, आपसे कम्युनिकेशन करने के लिए वन वे। ये सारा टेक्नोलॉजी में क्या होता है? वन वे कम्युनिकेशन होता है, एक तरफ से होता है। जैसे कि हमारा रेडियो टेक्नोलॉजी हुआ, तो रेडियो टेक्नोलॉजी में वन वे कम्युनिकेशन होगा, आपको सुनाई देगा, आप आंसर नहीं कर सकते हैं। कम्युनिकेशन की भी जब आप लोग कम्युनिकेशन पढ़िएगा तो पढ़िएगा कि कम्युनिकेशन दो टाइप का होता है, वन वे कम्युनिकेशन और टू वे कम्युनिकेशन। तो अभी रेडियो कम्युनिकेशन क्या हो गया? रेडियो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कैमरा ऑन है? मैं दिखाई नहीं दे रही हूँ क्या? मैं दिखाई नहीं दे रही हूँ? कैमरा तो ऑन है। दिखाई दे रही? नहीं। अभी भी दिखाई नहीं दे रही है? अभी दिखाई दे रही हूँ, अभी दिखाई दे रही हूँ मैं? चलिए ठीक है। तो रेडियो टेक्नोलॉजी क्या है? उसके द्वारा हम कहीं भी बैठकर ये बहुत ज्यादा दूर दूर तक हम लोग क्या कर सकते हैं? आवाज को भेज सकते हैं, आवाज को पहुंचाया जा सकता है इसके थ्रू। ये हमारा वन वे कम्युनिकेशन हो गया। उसी तरह माइक्रोवेव क्या हुआ? इसमें भी क्या होता है कि बहुत दूर तक लोग रहते हैं, दूर से एक दूसरे से बात कर सकते हैं। और माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी में हमारा सबसे अच्छा हो जाता है टेलीफोन। टेलीफोन के थ्रू क्या कर सकते हैं? हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। और फाइबर वाला तो मैंने बता दिया। फाइबर टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि फाइबर के तार जो होते हैं, तार फाइबर के, वो बनाए जाते हैं कांच को बहुत ज्यादा पतला करके, और उसके थ्रू भी क्या होता है कि फाइबर केबल के थ्रू भी बात होता है। हम लोग आजकल फाइबर केबल, ऑप्टिकल केबल, ये सबका यूज करते हैं। एक आपने फाइबर केबल का नाम भी सुना होगा, J45, उसका बहुत ज्यादा यूज होता था पहले, अब वर्तमान समय में भी बहुत जगह होता है। तो ये सारा हमारा क्या हो गया? कम्युनिकेशन का टाइप। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों है, सेम है। अब देखिए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर, आप जब सॉफ्टवेयर की क्लास करिएगा, अभी तो आपको पूछना नहीं चाहिए लेकिन आपने पूछा है तो मैं बता दे रही हूँ कि जब आप सॉफ्टवेयर का क्लास करिएगा तो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर पढ़िएगा। तो उसमें आप लोग पढ़िएगा कि सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, यूटिलाइज सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर हो गया कि जिसके बिना हम कंप्यूटर को ऑपरेट ही नहीं कर सकते। अगर हमारे कंप्यूटर में सारे सॉफ्टवेयर हो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो, सब हो, लेकिन हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो हम कंप्यूटर को खोल ही नहीं सकते, चला ही नहीं सकते कंप्यूटर को। तो ये सॉफ्टवेयर का क्लास होगा। अभी 2 दिन में मैं मैक्सिमम आपको देने का कोशिश करूंगी और समझाते हुए देने का कोशिश करूंगी कि आपको मैक्सिमम नॉलेज हो जाए। तो इसलिए बीच बीच में ऐसे क्वेश्चन मत करिए। जिस चैप्टर को पढ़ा रही हूँ उससे क्वेश्चन करिए, मैं उसका आंसर दूंगी। अब आगे
क्या है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग टेक्नोलॉजी। तो जैसे मैंने बताया कि कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि जब हम संप्रेषक कोई अपना विचार दिया और रिसीवर ने उसको रिसीव कर लिया, वही हमारा क्या हुआ, कम्युनिकेशन हुआ। कम्युनिकेशन में 3 चीज कम से कम होना चाहिए। पहला मैंने बताया कि पहला क्या होना चाहिए, तो संप्रेषक होना चाहिए, दूसरा चैनल होना चाहिए और तीसरा रिसीवर होना चाहिए। उसी तरह टेली कॉन्फ्रेंसिंग मतलब, तो कॉन्फ्रेंस का हम लोग जानते हैं, कॉन्फ्रेंस क्या होता है कि एक जगह पे इकट्ठा होते हैं 2 या 2 से अधिक व्यक्ति और किसी एक मुद्दे पे बात होती है, किसी एक टॉपिक पे बात होती है और वहाँ पे सब अपने विचार रखते हैं। तो ये तो हुआ कि एक जगह पे हम लोग इकट्ठा हो गए, हमने एक मुद्दे पर बात किया, वहाँ पे सबने अपने अपने विचार रखे, ये तो हमारा कॉन्फ्रेंस हो गया। अब टेली कॉन्फ्रेंस क्या हुआ, तो जब हम टेक्नोलॉजी के थ्रू कॉन्फ्रेंस करते हैं, मतलब अलग अलग जगह पे लोग हैं, अलग अलग स्थान है, अलग अलग लोग हैं और सभी आपस में जुड़कर एक कोई मुद्दा लेगा, एक कोई टॉपिक लेगा और उसके थ्रू जब बात करेगा, उसी को कहते हैं टेली कॉन्फ्रेंसिंग। और टेली कॉन्फ्रेंसिंग का टाइप क्या हो सकता है, वो ऑडियो हो सकता है, वो वीडियो हो सकता है, ऑडियो के रूप में कर सकते हैं हम लोग, वीडियो के रूप में कर सकते हैं, कंप्यूटर कॉन्फ्रेंस के रूप में कर सकते हैं। ऑडियो के रूप में कैसे, तो हम सभी लोग क्या लेंगे, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी अलग अलग जगह से बैठकर आपस में जुड़ेंगे कॉल के थ्रू और बात करेंगे ऑडियो के थ्रू। सिर्फ वीडियो नहीं दिखाई देगा तो उसको ऑडियो कॉन्फ्रेंस बोल देंगे। अगर वीडियो भी दिख रहा है, ऑडियो भी दिख रहा है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगा। अब ना ऑडियो है ना वीडियो है, सिर्फ मैसेज के थ्रू बात कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, कंप्यूटर कॉन्फ्रेंस हो जाएगा। सिर्फ मैसेज कर रहे हैं, जैसे ईमेल के थ्रू कॉन्फ्रेंस हो रहा है। क्या बोल रही है मैम, टेली कॉन्फ्रेंस बुक में ये सब नहीं है, सब बुक में है, सब बुक में है, पढ़िएगा सब दिखेगा। चाहे टेली कॉन्फ्रेंसिंग का टाइप देख लीजिएगा, टेली कॉन्फ्रेंसिंग नहीं है तो मैंने बताया तो समझ में आया ना, मैंने बताया कि टेली कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है तो समझ में आया। अब होता है एनालॉग एंड डिजिटल ट्रांसमिशन। हम लोग क्या कर सकते हैं, एनालॉग एंड डिजिटल ट्रांसमिशन भी होता है। तो एनालॉग और डिजिटल ट्रांसमिशन क्या होता है, तो एनालॉग को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना और डिजिटल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना। आपने देखा पढ़ा होगा, अगर मॉडेम के बारे में पढ़ा होगा कि मॉडेम का काम ही है, मॉडेम का कि वो एनालॉग सिग्नल्स जो होते हैं उनको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं और डिजिटल सिग्नल जो होता है उनको क्या करते हैं, एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। अब एनालॉग सिग्नल कैसा होता है, तो आपने कभी आईसीयू में आदमी को देखा होगा, आईसीयू में तो वहाँ पे ऐसे जब उसका हार्ट बीट दिखाया जाता है तो सिग्नल के थ्रू दिखाया जाता है। चाहे खुद से नहीं देखा होगा तो मूवी वगैरह में देखा होगा कि वहाँ पे जो सिग्नल्स होते हैं वो तरंगों के थ्रू दिखाया जाता है, ऊपर नीचे, और अगर सीधा हो गया तो इंसान नहीं रहा। ये सब चीजें तो देखा होगा, तो उसको एनालॉग सिग्नल कहते हैं। और उसी को जब नंबर के फॉर्म में दिखा दें कि आपका जो हार्ट बीट है वो आपका जो बीपी है 180/120 है, हमने नंबर के फॉर्म में दिखा दिया उसी को, तो वो हमारा डिजिटल हो गया। तो एनालॉग जब हम लोग जो बोलते हैं, जब एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कहने का मतलब है कि जब हमने बोला उस ध्वनि को पहले क्या किया जाता है, एनालॉग में चेंज किया जाता है, तरंग में चेंज करके फिर दूसरे के पास जब जाता है तो वो फिर से वो वर्ड में चेंज होता है। मॉडेम का यही काम है कि पहले उसको एनालॉग किए, फिर जिसके पास जाना, जो रिसीव कर रहा है, रिसीवर है, उसने क्या किया, उसको तरंग में ध्वनि में वॉइस में चेंज कर दिया। वही होता है एनालॉग टू डिजिटल ट्रांसमिशन। ये क्लियर है आपका? तो आपने पढ़ लिया कि आईटी क्या है, आईटी के कंपोनेंट क्या है, यूज ऑफ आईटी क्या है। यूज ऑफ आईटी पूछे या इम्पैक्ट, आईटी का इम्पैक्ट सोसाइटी में, रिपीट कर दीजिए मैम, या ये पूछ ले कि आईटी का जो है इम्पैक्ट सोसाइटी पे क्या पड़ा। यूज ऑफ आईटी पूछिए या ये पूछे कि आईटी का सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा।
ये दोनों सेम क्वेश्चन है। और यूज पूछेगा तो भी हम सारे सेक्टर देख लेंगे, और इम्पैक्ट पूछेगा तो भी क्या प्रभाव पड़ा, तो क्या क्या प्रभाव पड़ा, प्रभाव पड़ना मतलब क्या क्या चेंजिंग आया, यूज मतलब हम कैसे यूज कर रहे हैं, क्या क्या यूज कर रहे हैं। तो दोनों आपको जो मैंने जो यूज समझाया, आप उसी से क्या कर सकते हैं, प्रभाव को भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगला चैप्टर है आपका दूसरा चैप्टर, जिसमें आपको कंप्यूटर जनरेशन के बारे में पढ़ना है। फेसेट ऑफ आईटी पूछे या आईटी का कंपोनेंट पूछे, दोनों सेम है। कितना बार बोले, दोनों सेम है। एलिमेंट ऑफ आईटी पूछे तो भी सेम है, ट्रेंड ऑफ आईटी पूछे तो भी सेम है। अब अगला है आपका कंप्यूटर जनरेशन। मैंने अभी थोड़ा देर पहले ही आप लोग को बताया कि अभी हम लोग 5वें जनरेशन में जी रहे हैं। अभी हम लोग कंप्यूटर चैप्टर 2, अगला चैप्टर 2, चैप्टर नंबर 2। थोड़ा सा मतभेद है, ईयर में थोड़ा सा मतभेद है, तो आप लोग में आपके एनआईयू के बुक में जो है उसको फॉलो करिए। और थोड़ा सा मतभेद है ईयर में, कंप्यूटर जनरेशन के ईयर में सारे बुक में अलग अलग इसलिए है कि थोड़ा बहुत मतभेद है, 1-2 साल का मतभेद है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एग्जाम में आप अपने बुक को फॉलो करिए। चलिए अब जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ते हैं हम लोग। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर मैंने अभी थोड़ा देर पहले बोला था 5th जनरेशन में पढ़े, तो पहला जनरेशन क्या था कंप्यूटर का, दूसरा जनरेशन क्या था, तीसरा क्या था, चौथा क्या था और 5वां क्या था। जनरेशन मतलब चेंज, पीढ़ी। हमारी पहली पीढ़ी कैसी थी, दूसरी पीढ़ी कैसी है, अभी की पीढ़ी कैसी है और आने वाली पीढ़ी कैसी होगी। उसी तरह कंप्यूटर की भी पीढ़ी चली, मतलब जैसे जैसे चेंजिंग आए वैसे वैसे हमने उनका नाम रख दिया कि अब कंप्यूटर के हम दूसरी पीढ़ी में जी रहे हैं, अब कंप्यूटर के हम तीसरी पीढ़ी में जी रहे हैं, चौथी पीढ़ी में जी रहे हैं, ऐसे ऐसे होता गया। तो सबसे पहले पहला जनरेशन जो था, फर्स्ट जनरेशन जिसको कंप्यूटर का कहते हैं, वो 46 से 46 से क्या था 53 तक के जनरेशन को। मैम पेपर 6 का एग्जाम इंग्लिश में दे सकते हैं क्या? हाँ दे सकते हैं। फर्स्ट जनरेशन में हमने क्या देखा कि पहले जनरेशन में हमारा जो कंप्यूटर का साइज था वो बहुत बड़ा था, बहुत ज़्यादा बड़ा था, और हमने मेमोरी के रूप में क्या यूज किया था, मैग्नेटिक टेप का यूज किया था। हमने ये क्या बोलते हैं उसको, वैक्यूम ट्यूब का यूज किया था। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के रूप में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया था। और फर्स्ट जनरेशन में ही कौन से कंप्यूटर का निर्माण हुआ था? फर्स्ट जनरेशन में ही कौन से कंप्यूटर का निर्माण हुआ था? तो पहला जो था एनीवैक था, यूनिवैक था, इन सारे कंप्यूटर्स का निर्माण किया गया था फर्स्ट जनरेशन में। फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। फर्स्ट जनरेशन में सिर्फ और सिर्फ मशीनी लैंग्वेज का यूज किया गया था, लैंग्वेज जो था वो सिर्फ मशीनी लैंग्वेज का यूज किया गया था। फिर अगर हम सेकेंड जनरेशन में जाते हैं, सेकेंड जनरेशन में जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि वैक्यूम ट्यूब की जगह पे ट्रांजिस्टर का यूज किया। सेकेंड जनरेशन में हमने वैक्यूम, ये जो मैसेज आ रहा है ना बार बार, इसलिए मुझे बार बार ध्यान भटक जा रहा है और बार बार मुझे एक चीज को रिपीट करना पड़ रहा है। मैसेज करना आप लोग बंद नहीं करिएगा, आप लोग को खुद को डिस्टर्ब करने में इतना मन लग रहा है कि मैसेज पे मैसेज किए जा रहे हैं। जब मना कर रही हो मैसेज मत करिए तो समझ में नहीं आता आप लोग को। आप लोग ढंग का क्वेश्चन भी नहीं पूछ पाइएगा अगर मैसेज करिएगा तो। मैं मैसेज को ऑफ कर दूंगी तो आपका माइक ऑलरेडी ऑफ है, और मैसेज को ऑफ कर दूंगी तो जो सही क्वेश्चन है वो भी नहीं पूछ पाइएगा, आपको प्रॉब्लम हो जाएगा।
चलिए, तो सेकेंड जनरेशन में क्या था कि हमने क्या यूज किया, ट्रांजिस्टर का यूज किया, ट्यूब की जगह पे हमने ट्रांजिस्टर को यूज किया। अब कंप्यूटर का साइज थोड़ा छोटा हो गया, हमने लैंग्वेज में परिवर्तन किया। लैंग्वेज में क्या यूज करने लगे, असेंबली लैंग्वेज आ गया, लैंग्वेज में असेंबली लैंग्वेज का यूज किया। फिर मैग्नेटिक कोर इंटरनल मेमोरी का यूज किया। जो जनरेशन का मतलब क्या हुआ कि जो चेंजिंग हो रहा है, जैसे जैसे चेंजिंग हुआ वैसे वैसे हमने उसको पीढ़ियों में बांट दिया। तो पहले जनरेशन में हमने वो चीज यूज किया, सेकेंड जनरेशन में हमारा चेंजिंग आया, हमने ट्रांजिस्टर यूज किए, हमने मैग्नेटिक कोर इंटरनल यूज किए, हमारे पास लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज आ गए, हमने भाषाओं को बनाना स्टार्ट किया, फोटोन, कोवल, ये सारा लैंग्वेज आ गया हमारे पास। तो ये चेंजिंग कहाँ हुआ, सेकेंड जनरेशन में। थर्ड जनरेशन में क्या हुआ, तो थर्ड जनरेशन में हमने मैग्नेटिक कोर इंटरनल मेमोरी की जगह पे इंटीग्रेटेड सर्किट को यूज करना स्टार्ट किया। इंटीग्रेटेड सर्किट क्या था, तो इसमें बहुत सारे चिप होते थे, बहुत सारे छोटे चिप को उसमें डाला जाता, 10 से लेकर 100 चिप को एक सर्किट के अंदर चिपकाया जाता था। और इसको करने से क्या हुआ, ट्रांजिस्टर की जगह पे इसको यूज किया हमने, तो इससे क्या हुआ, क्या फायदा हुआ इसको करने से, तो हमारा जो मेमोरी का कैपेसिटी है वो बढ़ा, मेमोरी का लेवल जो था कंप्यूटर का वो बढ़ गया। फिर बेसिक लैंग्वेज आ गया, हाई लैंग्वेज। अब क्या हुआ, पहले जनरेशन में हमने क्या, कौन सा लैंग्वेज यूज किया था, तो फर्स्ट जनरेशन में हमने किया था मशीनी लैंग्वेज यूज, सेकेंड जनरेशन में मशीनी लैंग्वेज प्लस असेंबल लैंग्वेज यूज किया, असेंबली लैंग्वेज को। और थर्ड जनरेशन जब आया तब हमने हाई लेवल लैंग्वेज का यूज करना स्टार्ट कर दिया, हाई लेवल लैंग्वेजों का निर्माण होने लगा। सी लैंग्वेज, सी आप लोग जानते हैं, C++, ये सारे लैंग्वेज का निर्माण होना शुरू हो गया, ये सारे लैंग्वेज बनने लगे थर्ड जनरेशन में। थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग करने लगे। अब इस जनरेशन में POP8 नाम का एक मिनी कंप्यूटर का भी निर्माण हो गया। थर्ड जनरेशन में एक मिनी कंप्यूटर का भी कॉन्सेप्ट आ गया, और ये सारा डेवलपमेंट थर्ड जनरेशन में हुआ। फिर फोर्थ में क्या हुआ, तो फोर्थ में हमने देखा कि इसके अंतर्गत माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाने लगा। माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर का परिचय क्या हो गया, फोर्थ जनरेशन में आपका आरंभ हो गया। अब इसमें क्या हुआ, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया जाने लगा। किसकी जगह पे, इंटीग्रेटेड सर्किट की जगह पे। पहले क्या था, 10 से 100 ट्रांजिस्टर को एक सर्किट में स्थापित किया जाता था, एक चिप में स्थापित किया जाता था, वो जो सर्किट होता है उसमें 10 से 100। लेकिन अब क्या हुआ, फोर्थ जनरेशन में लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होने के कारण अब ट्रांजिस्टर पे लाखों की संख्या में क्या होने लगा, ट्रांजिस्टर को डाला जाने लगा। चिप का कॉन्सेप्ट आया, चिप को डाला जाने लगा, जिसको माइक्रो प्रोसेसर नाम दिया गया। इसी को क्या किया गया, ये जो लाखों की संख्या में ट्रांजिस्टर को डाला जाने लगा सर्किट पे, तो इसी का नाम क्या हो गया, माइक्रो प्रोसेसर हो गया। ये क्या था, फोर्थ जनरेशन का। और फोर्थ जनरेशन कब आया था आपका, 1971 से लेके 85 का जो पीरियड था वो फोर्थ जनरेशन का पीरियड था। अब हम लोग जाएंगे फिफ्थ जनरेशन में, 1986 में। 1986 में फिफ्थ जनरेशन में जाने के बाद हम लोग देखेंगे कि वहाँ पे क्या क्या डेवलपमेंट हुआ। वहाँ पे सबसे पहले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का कॉन्सेप्ट आया कि कंप्यूटर को क्या हो, मानव के समान हम लोग बना दें, मानव के समान इसमें बुद्धि आ जाए। अब यहाँ पे कौन सा लैंग्वेज डेवलप हुआ, पाइथन लैंग्वेज डेवलप हुआ। यहाँ पे पाइथन लैंग्वेज को, प्रोलोग लैंग्वेज को डेवलप किया जाने लगा, उसका डेवलप हुआ। यहाँ पे सुपर कंप्यूटर का बनने लगा, सुपर कंप्यूटर का दौर आ गया, सुपर कंप्यूटर का एरा आ गया। फिफ्थ जनरेशन 1986 से अभी तक का जनरेशन फिफ्थ जनरेशन है। जनरेशन जो पढ़ा रहे थे तो मैसेज आ रहा था जनरेशन मत पढ़ाइए, जनरेशन मत पढ़ाइए, इसीलिए इसको शॉर्टकट में हमने पढ़ा दिया, ठीक है। सबका मैसेज आ रहा था जनरेशन मत पढ़ाइए, जनरेशन मत पढ़ाइए, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके मैंने बता दिया। आई थिंक आप लोग को जनरेशन में प्रॉब्लम नहीं था, इसलिए छोड़ दिया मैंने। जनरेशन समझ में आ गया सबको, क्लियर है, कंप्यूटर जनरेशन क्लियर है।
Oh my God, 7% बैटरी है। कंप्यूटर जनरेशन पढ़िएगा तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर उसके बाद है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के टाइप्स दो आधार पे बांटा हुआ है। पहला आधार कि वो डेटा का प्रोसेसिंग कैसे करता है, डेटा के आधार पे वो डेटा को कैसे लेता है, किस वे में डेटा को चेंज करता है, पहला फर्स्ट आधार वो है। सेकेंड आधार क्या है कंप्यूटर का टाइप्स बताने के लिए, तो सेकेंड उसकी क्षमता, उसकी कैपेसिटी कितनी है उस अकॉर्डिंग बांटा गया। अगर हम डेटा के प्रोसेसिंग के अकॉर्डिंग देखेंगे कंप्यूटर कितने टाइप का है, तो दिया गया है हमारा कि एनालॉग कंप्यूटर होता है, डिजिटल कंप्यूटर होता है और हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। और अगर हम बात करें कैपेसिटी के आधार पे, क्षमता के आधार पे, ठीक है, तो उसके आधार पे चार तरह का कंप्यूटर होता है, जो होता है माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं डेटा प्रोसेसिंग के आधार पे कंप्यूटर का टाइप। डेटा प्रोसेसिंग के आधार पे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि तीन टाइप है। पहला एनालॉग। एनालॉग का कंप्यूटर का क्या था कि इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, आपको भौतिक गुण जो भी उत्पन्न करते हैं, जो भी भौतिक गुण को प्रदर्शित करेगा, जैसे कि सिर्फ वो सिग्नल देगा, उस कंप्यूटर में सिर्फ सिग्नल दिखाई देगा। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने एग्जाम्पल दिया था कि कोई हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती रहता है तो उस पर हार्ट बीट को जो दिखाते रहता है, मशीन जो रहता है हार्ट बीट को दिखाते रहता है, वो एज ए सिग्नल के रूप में दिखाता है। तो मतलब एनालॉग में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या दिखेगा, सिग्नल्स दिखेंगे, नंबर्स नहीं दिखेंगे, नंबर दिखाई नहीं देगा एनालॉग कंप्यूटर में। अब इसको यूज कहाँ किया जाता है, तो हवा का दाब नापने के लिए, जैसे वायुयान में यूज किया जाता है दिशा दिखाने के लिए, नौ संचालन में भी दिशा दिखाने के लिए यूज किया जाता है, और जो भी हवा है, जो एयर होते हैं, उसका वेग नापने के लिए भी इसका यूज किया जाता है एनालॉग कंप्यूटर का। एनालॉग कंप्यूटर का अगर यूज देखा जाए तो ज़्यादा ऑफिशियली होता है, ऐसे कम ही यूज होता है, चाहे हॉस्पिटल में यूज हो गया जहाँ पे पेशेंट का हार्ट बीट नापना हो, जहाँ पे भी सिग्नल के थ्रू कुछ देखना हो वहाँ पे एनालॉग कंप्यूटर का यूज किया जाता है। ये क्या कहता है, फिजिकल भौतिक चरों को नापने का इसमें गुण है, ठीक है। अब एनालॉग कंप्यूटर के बाद हमारा आता है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर क्या है, जो बाइनरी डिजिट पे काम करता है, जीरो और मैम जनरेशन कब से कब तक था, आंसर में लिखेंगे। कौन सा सबका जनरेशन तो हम बता दें कि फर्स्ट जनरेशन जो हमारा था वो 1946 से 53 तक था, सेकेंड हमारा 54 से 64 तक था, थर्ड 65 से 70 तक था, और फोर्थ हमारा 71 से 85 तक था, और फिफ्थ हमारा 1986 तक था, ठीक है। इसके बता तो दिए हम जनरेशन, आपकी बुक में लिखा हुआ है, डेट लिखा हुआ है, जो डेट मैंने बताया वो बुक में लिखा हुआ है, और आप बुक को ही फॉलो करिए। चलिए, डिजिटल कंप्यूटर में मैंने क्या कहा कि बाइनरी डिजिट के कॉन्सेप्ट पे ये काम करता है, मतलब 0 और 1 पे काम करता है। ये क्या करता है, गणितीय के सवालों को हल करने का काम करता है। अब ये क्या करेगा, आपको नंबर प्रोजेक्ट करेगा, नंबर दिखाएगा, ग्राफिक्स फॉर्म दिखाएगा, डेटा जो डेटाज होंगे उसका कलेक्शन करेगा, पर स्टोरेज करेगा। ये सारा काम डिजिटल कंप्यूटर के थ्रू होता है। अब हाइब्रिड कंप्यूटर में क्या होता है, तो हाइब्रिड कंप्यूटर में जो दोनों का मिक्सिंग हो, मतलब कि डिजिटल का भी गुण हो और हमारा एनालॉग कंप्यूटर का भी गुण हो, दोनों का गुण जिसमें मिक्सिंग हो उसी को कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। मतलब आपको सिग्नल भी दिख रहे हैं और नंबर्स भी दिख रहे हैं, उसी को कहा जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर। अब हाइब्रिड कंप्यूटर में आपने 3 बजे तक क्लास है, 3 बजे तक क्लास कब तक चलेगा, 3 बजे तक चलेगा क्लास।
मिलिएगा ना, ऑफलाइन क्लासेस होंगे तो आप लोग मिल लीजिएगा। अब ये आपका हो गया किसके अकॉर्डिंग, टाइप्स ऑफ प्रोसेस, डेटा प्रोसेस करने के अकॉर्डिंग। तो एक में डेटा को कैसे प्रोसेस किया गया कि जो भौतिक माप है उसी को दर्शाया गया। एनालॉग में सिर्फ क्या किया गया, भौतिक माप को दर्शाया गया, और वो भी किसमें, सिग्नल में दर्शाया गया, आपको न्यूमेरिक डिजिट नहीं दिखाया गया। तो उसी को एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। और उसका एग्जाम्पल हम बोले कि जैसे इसको हमारा एरोप्लेन में दिशा दिखाने के लिए यूज करते हैं पायलट लोग। फिर हमारा नौसेना में भी यूज किया जाता है एनालॉग कंप्यूटर को। और जहाँ पे भी वायु दाब को नापना हो, वायु के दाब को नापना है, भौतिक राशियों को नापना है, वहाँ पे हम एनालॉग कंप्यूटर का यूज करते हैं। ये हो गया। दूसरा डिजिटल में मैंने बोला 0 और 1 बाइनरी डिजिट पे काम करता है, ये क्लियर है। और तीसरा जिसमें दोनों का मिक्सअप हो, मतलब हाइब्रिड का डिजिटल कंप्यूटर का भी गुण हो और एनालॉग कंप्यूटर का भी गुण हो, दोनों का जिसमें मिक्सअप हो, वो हमारा क्या हो गया, हाइब्रिड कंप्यूटर हो गया। मतलब वो एनालॉग का सिग्नल भी दिखाएगा और आपको नंबर्स को भी दिखाएगा। जब हमारे बाइक में जो बाइक जो चलाते होंगे, जो वो मीटर लगा रहता है जो दिखाता है, वहाँ पे दोनों रहता है, एक नंबर भी रहता है और सिग्नल भी रहता है। तो वो आपका एग्जाम्पल हो गया हाइब्रिड कंप्यूटर का। ठीक है, ये क्लियर है, ये क्लियर है। उसके बाद हमारा है, ये क्लियर है सबको। चलिए ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा, क्षमता, मतलब कैपेसिटी और शक्ति के अकॉर्डिंग। कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हम क्या देखेंगे, अब कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन कैसे हो सकता है। तो कैपेसिटी के अकॉर्डिंग पहला क्या हो गया हमारा, माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, कंप्यूटर ऑन अ चिप। माइक्रो कंप्यूटर को एक और नाम से जाना जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर ऑन अ चिप। यह कैसा होता है इसका कॉन्सेप्ट, बोली ना आती है बात करनी मैडम। हेलो, आवाज नहीं आ रही अभी भी, अब आता आवाज नहीं आ रही अभी भी। आ गया। क्या प्रॉब्लम हो रहा है आज, ठीक है अभी, ठीक बात। अच्छा ठीक है, चलिए अब सब सही है, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर क्या है, तो माइक्रो कंप्यूटर को और एक नाम से जाना जाता है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कंप्यूटर ऑन अ चिप। मतलब आज जो हम लोग कंप्यूटर को एक छोटे से पेज में देख रहे हैं, छोटे से आकार में देख रहे हैं, वो किसका एग्जाम्पल है, माइक्रो कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। माइक्रो कंप्यूटर को ही पर्सनल कंप्यूटर भी बोला जाता है। इसमें हम लोग जनरली क्या करते हैं, रोम रैम का यूज करते हैं डेटा के लिए, डेटा को प्रोसेसिंग, डेटा का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए प्रोसेसिंग यूनिट का यूज करते हैं। वो सारा क्या है, अब स्मॉल साइज में, छोटे साइज में हो गया, जो कि टैबलेट के फॉर्म में आ गया। और अब टैबलेट में क्या है, एकदम छोटा सा कंप्यूटर, मतलब उसका साइज क्या हो गया, अब कम हो गया, लेकिन कैपेसिटी जो उसके कार्य करने की क्षमता जो है वो डेवलप हो गया, उसी को माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। और इसको, लेकिन इसमें क्या होता है, ये सिंगल यूजर कंप्यूटर होता है, मतलब इसमें अगर एक टाइम में मल्टी यूजर इसको यूज नहीं कर सकते, एक टाइम में एक ही यूजर इसका यूज
कर सकते हैं, इसलिए इसको सिंगल यूजर मशीन भी कहते हैं, सिंगल यूजर कंप्यूटर भी हम लोग बोल सकते हैं। और इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? पर्सनल यूज के लिए किया जाता है, इसलिए इसको पर्सनल कंप्यूटर कहा गया। अब अगला पर्सनल कंप्यूटर, बहुत सारा पर्सनल कंप्यूटर का भी निर्माण हुआ। 1981 में IBM द्वारा बनाया गया था। सबसे पहला पर्सनल कंप्यूटर जो बना था उसका नाम क्या था बताइए, आप लोग मैसेज करिए। सबसे पहला पर्सनल कंप्यूटर कौन सा बना था, बताएं आप लोग को। नहीं क्या पता। इंटरनेट कनेक्शन चला जा रहा है। एनीवेज कंप्यूटर जो आप मैसेज कर रहे हैं वो तो पहला कंप्यूटर था, मतलब पहला पर्सनल कंप्यूटर जो पर्सनल यूज के लिए IBM कंपनी के द्वारा बनाया गया था। IBM कंपनी के द्वारा जो पर्सनल यूज के लिए पहला कंप्यूटर बनाया गया था उसका नाम क्या है, वो आपका होमवर्क है, कल हम पूछेंगे। आगे बढ़ते हैं इसमें। उसके बाद आपका है मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर जो था वो मिनी कंप्यूटर से भी अधिक शक्तिशाली था, अधिक कैपेसिटी वाला कंप्यूटर था। इस प्रकार के कंप्यूटर में क्या था कि 32 बिट्स 42 बिट्स से भी अधिक 64 बिट्स मेमोरी को डेवलप किया जा चुका था। जब हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर आया तो हम लोग 8 बिट के मेमोरी को यूज करने लगे, 48 बिट्स को यूज करने लगे, 64 बिट के मेमोरी को यूज करने लगे। अब बिट मेमोरी का तो नापने का जो वो होता है, बिट मतलब तो समझ ही रहे होंगे कि 8 बाइट बराबर 1 बिट होता है, और ये क्या है, मेमोरी को नापने का मात्रक है, यूनिट है, जिसके द्वारा हम मेमोरी को मापते हैं। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर जब आया तो हम लोग जानते हैं, उसमें मैंने ये चर्चा नहीं किया माइक्रो में कि उस समय जो था हमारा मेमोरी लेवल जो था वो 256 KB 180 KB में नाप रहे थे हम लोग। जब आप मेमोरी को पढ़िएगा, मेमोरी यूनिट्स को जब पढ़िएगा तब देखिएगा कि इसका एक हायरार्की है कि KB से बड़ा MB है, MB से बड़ा GB है, GB से बड़ा और भी ज़्यादा करते करते जोटा बाइट तक गया है, गीगाबाइट जोटा बाइट तक गया है। ठीक है, टीबी से बड़ा, उससे भी बड़ा गया है, जोटा बाइट तक गया है, और जोटा बाइट, योटा बाइट, ये सारा क्या है, यूनिट है मेमोरी को मापने का। तो पहले जो हमारा था मिनी कंप्यूटर में, उसमें क्या, माइक्रो कंप्यूटर में, तो उसमें जो मेमोरी यूनिट जो था वो क्या था, कम था, सिर्फ और सिर्फ कितना था, 180 KB से 256 KB के बीच में था। लेकिन जब आगे बढ़े, मेन फ्रेम कंप्यूटर में आए, तो यहाँ पे मेमोरी कैपेसिटी बिल्ट हो गई, ज़्यादा हो गई, बढ़ गया। अब यहाँ पे कितना हो गया, 32 बिट, 48 बिट और 64 बिट की बात करने लगे, मतलब 1 मेगाबाइट से लेके 16 मेगाबाइट तक होने लगा। यह कंप्यूटर क्या था, टाइम शेयरिंग विधि में था, मतलब इसमें अब एक से ज़्यादा लोग, एक से अधिक व्यक्ति इस पे काम कर सकते थे। माइक्रो कंप्यूटर पे क्या कर रहे थे, एक से अधिक व्यक्ति काम कर रहे थे, नहीं कर रहे थे। लेकिन अब मेन फ्रेम कंप्यूटर आया तो इसमें मल्टी यूजर का कॉन्सेप्ट आ गया कि एक से ज़्यादा एक समय में एक से ज़्यादा और सिस्टम को हम लोग खोल कर यूज कर सकते हैं। मतलब कि एक ही सिस्टम पर हम व्हाट्सएप भी चला सकते हैं, फेसबुक को भी ऑन कर सकते हैं। ये सारा का कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया किसमें, मेन फ्रेम में। और उसके बाद हमारा क्या है, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर के बारे में आप जान, से पहला सुपर कंप्यूटर जो बना था भारत में, उसका नाम क्या था, परम। क्या नाम था उसका,
परम नाम था, जो कि भारत द्वारा निर्मित सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था। जब सुपर कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट आया तो अब जान लीजिए कि इसकी गति भी बहुत ज़्यादा तेज होगी, इसकी मेमोरी भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी सारे कंप्यूटर से, इसकी मेमोरी भी बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगी, और उसके साथ साथ लेकिन इसका जो स्पेस था, स्पेस ज़्यादा लगता है। सुपर कंप्यूटर बहुत बड़े बड़े होते हैं, स्पेस इसमें बढ़ेगा, बाकी सारा चीज़ क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, और साथ साथ स्पेस भी ज़्यादा हो जाएगा। बाकी सब में स्पेस बहुत ज़्यादा नहीं लगता था, लेकिन इसमें स्पेस ज़्यादा होने लगा। स्पेस रखने के लिए बहुत ज़्यादा चाहिए, लेकिन ये क्या करने लगा, मानवीय समझ को डेवलप करने लगा। सुपर कंप्यूटर मानवीय समझ पे काम करने लगी, और पाइथन लैंग्वेज का यूज़ किया जाने लगा, प्रोलॉग लैंग्वेज का यूज़ किया जाने लगा जब सुपर कंप्यूटर का दौर आया। तो ये आपका हो गया टाइप्स ऑफ कंप्यूटर और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसमें किसी को कोई दिक्कत? आवाज क्लियर नहीं आ रहा है? हाँ बता। आज क्या पर डे आवाज नहीं आता है कि सिर्फ मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है? हमेशा आवाज क्लियर नहीं आती है कि मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है? आवाज आ रही है? नो मैम, आगे पढ़ाइए। 6 मिनट में नया चैप्टर पढ़ाते हैं। 6 मिनट आपका है। चलिए, अगला तीसरा चैप्टर है आपका कंप्यूटर हार्डवेयर। तो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं? सबसे पहले हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? तो हार्डवेयर जिसको हम छू सकते हैं, कंप्यूटर से संबंधित, कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी मशीन्स हैं, जितने भी टूल्स हैं जिसको हम छू सकते हैं, उसको हार्डवेयर कहते हैं। और वैसे प्रोग्राम जिसको हम कंप्यूटर से रिलेटेड, वैसे प्रोग्राम जिसको हम छू नहीं सकते, उसी को सॉफ्टवेयर कहते हैं। न्यू चैप्टर कल स्टार्ट करेंगे, बस थोड़ा सा बता देते हैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, उसके बाद हम न्यू चैप्टर कल ही स्टार्ट कर देंगे, आप लोग का जैसा कहना है, लेकिन थोड़ा सुन लीजिए। और ये चैप्टर हो जाएगा, अभी टाइम है, हो जाएगा आप लोग का। हार्डवेयर आपका जाना हुआ चीज है, और अभी थोड़ा देर पहले हम कंपोनेंट बताए हैं, तो आसानी से समझ जाएंगे हार्डवेयर को। हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम तो फर्स्ट क्लास से ही हो रहा है, ये तो देखे थे हम। तो क्या था हार्डवेयर? क्या, जिसको हम कंप्यूटर से रिलेटेड वो सारे इक्विपमेंट, वो सारे टूल जिसको हम छू सकते हैं, उसको हार्डवेयर कहते हैं। और प्रोग्राम, जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, जितने भी प्रोग्राम का समूह होता है, कलेक्शन होता है प्रोग्राम्स का, उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। और सिंपल सा लैंग्वेज में जिसको हम छू नहीं सकते वो सॉफ्टवेयर, और जिसको छू सकते हैं वो हार्डवेयर। तो अब हार्डवेयर में क्या क्या आता है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आता है, मेमोरी एंड स्टोरेज यूनिट आता है, इनपुट डिवाइस आता है, आउटपुट डिवाइस आता है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको हम क्या कहते हैं, शॉर्ट में सीपीयू कहते हैं, शॉर्ट में सीपीयू कहते हैं। और सीपीयू को किसी भी कंप्यूटर का, कभी बोला जाता है कि सीपीयू किसी भी कंप्यूटर का मस्तिष्क है, कभी बोला जाता है सीपीयू किसी भी कंप्यूटर का हृदय है, हार्ट है, दिमाग भी बोला जाता है, दिल भी बोला जाता है। मतलब सीपीयू का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि बिना सीपीयू के आपका कंप्यूटर क्या है, डब्बा है, किसी भी काम का नहीं है। अगर सीपीयू ना रहे कंप्यूटर में तो आपका कंप्यूटर प्रोसेस ही नहीं कर पाएगा, आपका कंप्यूटर में कोई वर्क ही ना हो पाए, कोई वर्क नहीं हो पाएगा, ना ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर चलेगा, ना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलेगा, ना यूटिलिटी सॉफ्टवेयर चलेगा, कोई भी सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा अगर आपके कंप्यूटर से सीपीयू कनेक्ट नहीं होगा। और इसीलिए सीपीयू को क्या कहा जाता है, दिमाग कहा जाता है, माइंड कहा जाता है, मस्तिष्क कहा जाता है, और किसी भी कंप्यूटर का दिल, हृदय सीपीयू को ही कहा जाता है। अब बात करते हैं सीपीयू की। तो सीपीयू में क्या क्या रहता है? तो सीपीयू के अंदर ही क्या क्या होता है? हमारा रजिस्टर्ड होता है, हमारा रजिस्टर, उसके बाद कैच मेमोरी, हमारा हार्ड डिस्क, हमारा एसएसडी, हमारा रैम, रोम, सारे जो हैं
वो कहाँ पे रहते हैं? सीपीयू के अंदर ही रहते हैं और वहीं से वो इंस्ट्रक्शन देते हैं। सीपीयू का सबसे पहला काम क्या होता है कि इंस्ट्रक्शन देना कंप्यूटर को। मदरबोर्ड, हाँ, जितना भी चीज़ आप लोग को याद आए जो सीपीयू के अंदर है, मदरबोर्ड भी रहता है। तो ये सारे क्या है कि सीपीयू का काम क्या होता है? कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना कि कंप्यूटर ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट बता रहे हैं, जा रहे हैं उसी तरफ जा रहे हैं। सीपीयू को बता के खत्म कर देंगे, बाकी आप लोगों का मेमोरी एंड स्टोरेज तो अभी मेमोरी स्टोरेज उसी में आ जाएगा। अभी थोड़ा देर पहले भी क्लास में हुआ है तो बताए हैं, है ना? तो ये सारा चीज उसमें होता है और सीपीयू ही इंस्ट्रक्शन देता है। सीपीयू के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके ही कंप्यूटर क्या होता है? ऑपरेट होता है, कंप्यूटर चलता है। अब इसमें क्या, इसके भी 2 यूनिट है। सीपीयू के अंदर जब जाएंगे हम तो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट देखेंगे और कंट्रोल यूनिट देखेंगे। जब सीपीयू के अंदर जाएंगे तो आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? चलिए ठीक है। हाँ, अब फोटो क्लिक कर लेते ना, तो लीव कर दीजिए। हाँ, लीव कर दीजिए। शालिनी सिंह। अभी RDS कॉलेज मुजफ्फरपुर। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे NAU में पहली बार ले रहे हैं। हाँ, लीव कर दीजिए। चलिए, कहाँ थे हम? तो इसमें भी 2 यूनिट है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में जब हम जाएंगे तो हम देखेंगे अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट है और कंट्रोल यूनिट है। और अर्थमेटिकल यूनिट में क्या होता है? तो मैंने मैथमेटिकल गणनाएं जो होती है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स जो होते हैं, उसमें उसको तर्कपूर्ण रूप से, तर्कपूर्ण ढंग से उसको क्या किया जाता है? सॉल्व किया जाता है। और जो भी मैथमेटिकल्स गणनात्मक और तुलनात्मक रूप से, मतलब उसको जो सॉल्व किया जाता है, जो भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होते हैं उसको सॉल्व किया जाता है लॉजिकली। और ये सारा काम जो होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट में होता है। इसके बाद हमारा है कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है? ये कंप्यूटर को निर्देश देता है, इंस्ट्रक्शन देता है और उसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके कंप्यूटर क्या करता है? काम करता है, वर्क करता है। अगर बोला जाए तो पूरे कंप्यूटर को ये क्या करता है? कंट्रोल करता है, अपने नियंत्रण में रख के काम कराता है। तो ये हमारा कंट्रोल यूनिट कहलाता है। अब यहीं तक रहने देते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तक ही रहने देते हैं। मेमोरी और स्टोरेज यूनिट आपको पढ़ा ही दिए हैं। इनपुट और आउटपुट डिवाइस पढ़ा देंगे, ठीक है? आवाज आ रही है? क्लियर? जितना पढ़ाया उतना क्लियर है? कंडेंसन सिलेबस, ये क्या है कंडेंसन सिलेबस? बहुत देर से पूछ रहे हैं कंडेंसन सिलेबस, कंडेंसन सिलेबस क्या है? किस चीज का शॉर्ट सिलेबस? ये तो आप उसका ये बता दिए, शॉर्ट सिलेबस किस चीज का? पूरा बुक पढ़ना होगा जिससे क्वेश्चन है। पूरा बुक पढ़ना होगा। बुक आपको इतना दिन पहले मिला है पढ़ने के लिए ही ना। इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है एग्जाम के लिए आप लोग का।
1 मंथ पहले बुक मिला है। तो आप कंप्यूटर से सब ये पेपर हमको नहीं लगता है कि पेपर 6 आपके लिए टफ होगा, क्योंकि इस पेपर से सभी लोग परिचित हैं, सभी लोगों ने इस पेपर को पढ़ा है। पेपर 3 पेपर 4 हमारा क्या है, एकदम हमसे अलग है। जो लाइब्रेरी, क्योंकि उसमें कैटलॉग का बात हो रहा है, क्लासिफिकेशन का बात हो रहा है, तो ये सब हम लोग के लिए नया है एकदम। लेकिन पेपर 6 तो हमको नहीं लगता है कि नया है। आप एक बार पढ़ने के लिए बैठिए, पढ़ के देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, एक एक चैप्टर पढ़ते जाइए, कॉन्सेप्ट बनते जाएगा। आपको अभी मैंने 3 चैप्टर पढ़ाया, 3 चैप्टर जब एक दिन में आप लोग को समझ में आ सकता है, तो कितने चैप्टर ही है इसमें, ज़्यादा चैप्टर तो है नहीं। 13 चैप्टर है और आप लोग का एग्जाम 30 तारीख को है, और आपका एग्जाम 13 चैप्टर है और आपका एग्जाम 30 तारीख को है। तो आप लोग आराम से कर सकते हैं। इसलिए ये बोझ लेके मत पढ़िए, बहुत टाइम है और बहुत ढंग से कर सकते हैं। बस पढ़ाई में अब आप लोग पर डे 8 घंटा 10 घंटा देने का कोशिश करिए। एक मंथ अगर 8 से 10 घंटे दे दीजिएगा तो आप बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाइएगा। और भी बुक तो है, तो सारे बुक कोई भी मैं देखिए, आप लोग इतने दिन से एग्जाम दे रहे, तो आप लोग को इतना तो पता होना चाहिए कि हाँ, एग्जाम से पहले हम लोग लास्ट ईयर का क्वेश्चन देख लेते हैं, उसमें से आप लोग अपना खुद से छांट लीजिए कि कौन सा आपको लग रहा है कि क्वेश्चन आने वाला है, कौन सा नहीं आने वाला है। सबका शॉर्ट टॉपिक मिल जाता ना, आप लोग खुद बनाइए शॉर्ट टॉपिक। ठीक है, चलिए मेरा क्लास खत्म हो गया। अब कल फिर 1:30 बजे आप लोगों से मिलूंगी, ठीक है? तब तक आप लोग आगे का चैप्टर पढ़ लीजिएगा, ताकि जब मैं बताऊं तो एक बार में क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए बाय।